पा रहे होंगे, ये दरअसल स्क्रीन स्प्लिट है, तो आप मेरे जो है राइट हैंड साइड देखेंगे तो इसमें 6 क्लास की एनसीईआरटी है और उसी के अंतर्गत ये चैप्टर मेंशन है। इस 6 क्लास की एनसीईआरटी के अंतर्गत जैसे कि ये अध्याय है, पहला अध्याय है कि क्या, कब, कहां और कैसे। दूसरा अध्याय है कि भाई आखेट खाद्य संग्राहक से जो है उत्पादन, भोजन उत्पादन तक। तीसरा है आरंभिक नगर। चौथा है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। पांचवा है राज्य राजा एक प्राचीन गणराज्य। छठा है नए प्रश्न नए विचार। सातवां है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आठवां है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। नौवां है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। 10वां है नए साम्राज्य और राज। 11वां है इमारतें, चित्र और किताबें। तो ये सारे जो चैप्टर हैं उनको बारी बारी से एकदम प्रॉपर वे पे जो है बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे, तो भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको जो है नोट्स चाहिए होगा, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर नोट्स कैसे मिलेगा। तो नोट्स के लिए हम एक चैनल जनरेट कर देंगे, जो है एक टेलीग्राम भी और एक व्हाट्सएप भी जो है बिजनेस अकाउंट। तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 9555031427, या तो ये नंबर है या एक नंबर और है 9167353292। इन दोनों में से किसी नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हो और कॉल करके जो है हमसे संबंधित जानकारी भी पूछ सकते हो। तो हमारे जो चैप्टर, जैसे मैंने आपको बताया, किताब का नाम है हमारे अतीत, ये आपके चैप्टर हैं। और सबसे पहले आप देखोगे तो इसके अंतर्गत जो आपका पहला चैप्टर है जो आता है, पहले चैप्टर में पूछा जाता है कैसे पता लगाएं। मतलब इनको हम बहुत बारी बारी से डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम इतिहास क्यों पढ़ें, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, आखिर इतिहास है क्या, क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर हम इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक बुनियादी जो बेसिक चीजें हैं उसे हमें समझना चाहिए, समझना पढ़ना चाहिए। देखो भाई, इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें अपनी दुनिया, समाज और खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारा दुनिया कैसा है, हमारा समाज कैसा था, उससे जो गलतियां हुई हमारी सोसाइटी से पूर्व में, उन गलतियों से हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे बेहतर समझ बना सकते हैं कि भाई जो अतीत में गलतियां हुई हैं उनसे सीख करके हम भविष्य के लिए एक बेहतर योजनाएं बनाने में भी जो है इतिहास पढ़ने का एक ये भी वजह है कि इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो भाई फ्यूचर में हम बेहतर योजनाएं बना सकें जो कि अतीत में गलतियां हुई हैं उनसे सीख करके। अब यहां कुछ कारण है कि क्यों क्यों पढ़ें। तो सबसे जरूरी कि भाई दुनिया को समझने में इतिहास से मदद मिलती है। आप कहोगे कि सर दुनिया को समझने में कैसे मदद मिलती, हम आते हैं अपने टॉपिक पर, परेशान नहीं होना है। जो हमारा जो पहला चैप्टर है कि क्या, कब, कहां और कैसे, इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पर सबसे जरूरी बात है कि इतिहास क्यों पढ़ें, तो उसी पर हम थोड़ा सा 5 मिनट बात करते हैं विस्तार से। देखो, मैंने जैसे बताया था, ये चीजें एक बार आप पढ़ लोगे ना तो दिमाग में रह जाएंगी, बैठ जाएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और एक यही फायदा होता है कि सिविल का अगर कोई टीचर आपको जो है जो लोअर एग्जाम के लिए पढ़ा रहा होता है, खैर छोड़ो। तो देखो, दुनिया को समझने में इतिहास से कैसे मदद मिलती है कि इतिहास हमें सिखाता है, बताता है कि समाज, व्यवस्थाएं, विचारधाराएं, सरकारें, संस्कृतियां, जो टेक्नोलॉजी, ये एक्चुअल में विकसित कैसे हुई और इसमें कैसे बदलाव आए। ये कहां से पता चलता है, इतिहास से ही पता चलता है। इतिहास को जो लोग हल्के पे, खास करके साइंस बैकग्राउंड के बच्चे बोलते हैं कि क्या इतिहास है, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं किसी भी विषय की कोई जो है ना, मैं उसके प्रति पूर्वाग्रही नहीं हूं, ना ही आलोचना करना चाहता हूं, ना ही कर रहा हूं, ना ही मेरी इतनी बिसात है। पर हां, कई बार यह होता है कि मैथमेटिक्स या फिर जो है दूसरे सब्जेक्ट, साइंस जैसे सब्जेक्ट में एक इमोशंस नहीं होता है। भाई मैथमेटिक्स में 2 × 2 = 4 ही होता है, पर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में ऐसा नहीं, इसमें इमोशंस होते हैं, समाज को समझने का अप्रोच होता है, नजरिया होता है। तो इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये ऐसे विषय हैं जो समाज को बनाते हैं, गठित करते हैं, इसका गठन होता है। तो भाई दुनिया को समझने में इतिहास कैसे मदद करता है कि हमें सिखाता है कि हमारी व्यवस्थाएं, विचारधाराएं, संस्कृतियां, सरकारें, समाज, प्रौद्योगिकी, ये कैसे विकसित हुई, ये पता कहां से चलता है, इतिहास से चलता है।
सहानुभूति विकसित करना कि भाई इतिहास दूसरों के जीवन और संघर्षों का अध्ययन करके एक सहानुभूति विकसित करने में भी तो हेल्प करती है। कि मान लो ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति है और हमने कोई कहानी हमने पढ़ी है और उसका एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है। आपने कई बार जो है क्या होते हैं कि सुनते होंगे कि भाई एक व्यक्ति रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन गया। कई बार आपने सुना होगा कि रिक्शा चालक का बेटी या बेटा जो है क्या नीट निकाल लिया, आईआईटी में पहुंच गया। तो कई बार जो है जो उस बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे होते हैं उसे मोटिवेट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक सहानुभूति विकसित करने में भी मदद मिलती है कई बार। दूसरा कि भाई विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक जो है सोच भी तो विकसित होती है इतिहास पढ़ने से। अब आप कहोगे कैसे सर? देखो इससे क्या है कि बहुत डाइवर्सिटी है इस पे, तो आपको यहां पर जो है कई प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती हैं कि आप में एक विश्लेषणात्मक अप्रोच बनता है, एक आलोचनात्मक नजरिया गठित होता है। साथ में आप सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई गलतियों से सीखते हो। इतिहास में जो आपने पूर्व में अतीत में गलतियां करी हैं तो उनमें हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जो हुई घटनाओं ने कैसे चीजों को कैसे जो है बनाया है, और उन गलतियों में जो गलतियां हुई हैं उनसे हम कैसे सीख सकते हैं ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई गलतियां ना हो। साथ में इतिहास से हम फ्यूचर के बनाने के भविष्य के लिए योजनाएं बना सकते हैं कि अतीत में घटनाओं को समझते हैं, हम भविष्य के लिए एक बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं और उन प्लानिंग के साथ जो है गलतियों से बच सकते हैं। संस्कृति और पहचान को समझना, संस्कृति और पहचान को समझना, देखो संस्कृति हमें अपनी संस्कृति पहचान विरासत को समझने में क्या करती है भाई, मदद करती है। वहीं अतीत की खोज करना भाई, तो इतिहास हमें अतीत की खोज करने और उनकी गहरी समझ विकसित करने में भी मदद करता है। एक इतिहास का यह भी काम है कि आपको सक्रिय नागरिक बनाए, तो भाई इतिहास का अध्ययन करके आप सक्रिय नागरिक बनने की भी आपको शक्ति मिलती है। साथ में इतिहास पढ़ने के बाद आप तार्किक और प्रमाणों का मूल्यांकन करना सीख जाते हैं कि भाई आपको कई प्रकार के जो तर्क हैं प्रमाण हैं उनका मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित होती है। और बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, आपको अलग अलग दृष्टिकोण जो विभिन्न प्रकार के जो दृष्टिकोण व्याख्याओं को समझने में भी मदद मिलती है। आप मोटिवेट भी इतिहास से होते हैं कि फला व्यक्ति ने ऐसा कर दिया होगा किया था, तो अब उससे हम कई बार अपने आप को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो इतिहास हमें दरअसल जो है एक प्रेरणादायक कहानियां और उदाहरण प्रदान करते हैं, और यही जरूरी है इसीलिए कि हमें इतिहास पढ़ना चाहिए और इतिहास से हमारी जो है दिमाग की चीजें खुलती है। तो सबसे पहली चीज जो आई कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अब आपका चैप्टर है पहला 6 क्लास की एनसीईआरटी का, जैसे कि क्या, कब, कहां और कैसे। इन टर्मिनोलॉजी को, इन जो है कीवर्ड कि क्या, कब, कहां और कैसे, इनको पकड़ के चलो और यही पूरी दरअसल कहानी है। देखो 6 क्लास में बच्चा का जितना अंडरस्टैंडिंग है उस कहानी के साथ समझाया गया है, पर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो यहां पर आपको कहानी नहीं पढ़ना है कि भाई रसीदा है, एक लड़की है, वो अखबार पढ़ रही है और उसकी निगाह एक जो है एक मतलब एक सुर्खी पर जाती है, जो किताब वो अखबार पढ़ रही है और वो कहानी एक जो है रिलेट करती है, देखती है। ये सब आपको कहानी महत्वपूर्ण नहीं है, ये कहानी से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो भाई क्वेश्चन आएगा कैसे, क्या पूछा जाएगा, वो समझना है। तो देखो सबसे पहले कि हम जानते हैं कि इसका एक और मैं एक शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट करवा दूंगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों करें। तो आप ये जान गए शॉर्ट में कि भी अतीत की घटनाओं को जानने, समाज संस्कृति परंपराओं की समझ विकसित करने, इसलिए हमें जो है जरूरी है कि हम इतिहास का अध्ययन करें। हमें हमारी जड़ों को विकास की जड़ों और उनको विकास की जानकारी भी देता है। अब क्या जानना महत्वपूर्ण है, तो लोग अब इसमें इतिहास में कि भाई लोग इसमें जो है कैसे रहते थे, उन्होंने क्या खाया, क्या पहना, उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए। तो यहां का क्या का मतलब यही है कि जैसे आपने ये शब्द देख पा रहे हो कि क्या, तो क्या डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या का मतलब यहां क्या है कि लोग कैसे रहते थे, उन्होंने क्या खाया, क्या पहना, उन्होंने कौन कौन से आविष्कार किए, ये सब क्या का मतलब है। अब कब की जानकारी हमें कैसे मिलेगी, तो कब की जानकारियां भाई तिथियों से, तिथियां और समय निर्धारण के लिए जो जैसे कि ईसा पूर्व और ईसवी का उपयोग किया जाता है। इतिहास को कालखंडों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है, तो ये सारी चीजें। फिर जब क्या आप समझ गए, कब समझ गए, तो कब के बाद आता है कहां।
तो कहां की जानकारी भी महत्वपूर्ण है कि भाई कहां, तो कहां का मतलब कि जो है कहां लोग रहते थे, नदियों के किनारे सबसे पहले मानव सभ्यताएं बनती हैं। उसके पीछे की वजह जानेंगे कि भाई क्या वजह है कि जितने भी लोग जो है पहली बसावट नदियों के किनारे हो रही है, पहाड़ों जंगलों और रेगिस्तान में ही लोग रह रहे हैं, तो क्या वजह है। इसके बाद चौथा टर्मिनोलॉजी जो कीवर्ड आता है कैसे। यहां कैसे का मतलब क्या है कि भाई इतिहास की जानकारी से कैसे हमें जानकारी मिलेगी। तो जैसे एक हस्तलिखित साक्ष्य भाई मिलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, मौखिक स्रोत मिलेंगे, हमें इतिहासकार और जो पुरातत्वविदों से जो जानकारी मिलेगी। तो ये सभी अध्ययन के क्या होंगे, स्रोत होंगे कि हम इन सारी चीजों के माध्यम से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ये कि ये जानो कि इतिहास का अध्ययन क्यों करें, जो कि मैंने बता दिया है। अब इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले यह जानते हैं, हम आते हैं कि क्या, यहां पर आते हैं कि भाई जो है क्या पर, जो आपका ये पहला जो है कीवर्ड है, ये देखो क्या, इसको जो है थोड़ा इरेज करते हैं। इसमें जो क्या आप देख पा रहे हैं, ये जो क्या है, इसके बारे में जरा समझने का प्रयास कीजिए। देखो इतिहास में क्या जानना महत्वपूर्ण है कि इतिहास में हम मुख्य तौर से यह जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या खाते थे, वे किस तरह के कपड़े पहनते थे, वे किस प्रकार के घरों में रहते रहे होंगे, उनका जीवन यापन का साधन क्या रहा होगा, उन्होंने जो है कौन कौन से आविष्कार किए, उनका आपसी संबंध और समाज कैसा था। तो ये जो है क्या के बारे में जानकारी मिलेगी कि लोग क्या कर रहे थे। साथ में कब की जानकारी हमें कैसे मिलेगी, तो कब की जानकारी हमें जो है समय और तिथियां। तो देखो समय की जो गणना के लिए हम दो मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं। क्या है, दो मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं, एक ईसा पूर्व और एक ईसवी। ईसा पूर्व आप जिसको बीसी क्राइस्ट बिफोर कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट जो है, और एडी जो अन्ना डोमिनी यानी ईसवी। तो एक टाइम होता है, मान लो कि जैसे ये 0 मान लिया गया, तो इससे पहले का टाइम, ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम, ये जो है बीसी कहलाता है, और इसके बाद का टाइम एडी अन्नो डोमिनी कहलाता है। तो ये जो बीसी है ये ईसा पूर्व हो गया, क्या हो गया, ईसा पूर्व। और एडी जो है ये आपका अन्नो डोमिनी क्या हो गया, ये आपका जो एडी है दरअसल बेटा, ये आपका ईसवी हो गया। क्या हो गया, ईसवी हो गया। जैसे एक उदाहरण से समझो कि जब आप हड़प्पा की कहानी पढ़ोगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो उसका टाइम पीरियड जो आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन का है, वो जो आपका 1750 बीसी से आपको 2250 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में थी लगभग, ईसा पूर्व में, ध्यान रखना। तो आज कितना भाई 2025 चल रहा है, तो 2025 ईसा पूर्व के बाद हो गए, और 2500 साल पहले लगभग 5000 साल की कहानी है। इसका मतलब यह घटना कितनी, 5000 साल की पहले की है भाई। ईसा पूर्व जो है ईसा के जो जन्म के पहले का समय, और जो ईसवी है उसके बाद का समय। तो जैसे आप ऐसे समझने का प्रयास करो कि भाई ऐसे समझो, यहां पे देखो खाली पेज, ऐसे यहां पे देखो कि अगर हम कोई जैसे डेट लिखते हैं, मान लो कि हड़प्पा सभ्यता ही लिख लें, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो इसका टाइम अलग अलग माना जाता है। कहीं कहीं आप देखोगे कि 2350 से लेकर के 1750 बीसी माना जाता है, इसको लेकर के बहुत लोड नहीं लेना है। और कहीं कहीं 2250 से जो है 1750, कहीं 2400, मतलब ऐसे लगभग जो है ना माना जाता है। बेटा ईसा जैसे मैंने बताया, जो भाई ईसा मसीह हैं, तो जब इनका जन्म हुआ तो 0 मान लिया गया, और कहा गया कि जिनके जो ईसा जो है, इनके जन्म के जो घटना है वो 0 मानी गई, तो इनसे जो पहले की जितनी भी घटनाएं वो ईसा पूर्व कहा गया, ईसा मसीह के जन्म के पहले का। तो इस वजह से ईसा पूर्व, या इसको जो है बिफोर क्राइस्ट, बीसी बोल देते हैं, बिफोर क्राइस्ट, बीसीई लिखा होगा, या बीसीई बिफोर क्राइस्ट एरा हो गया। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, तो एडी कहलाता है, और इसी को क्या कहते हैं, जो ये एडी कहलाता है ना, यही ईसवी कहलाता है। क्या कहलाता है, ईसवी।
तो आज देखो कि हड़प्पा सभ्यता के पहले, तो भाई हड़प्पा सभ्यता मान लो 2350 से, तो भाई 2350 साल तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के हो गए, और 2000 कितना 2025 अब हो गए। अगर इनको जोड़ लोगे तो मोटा माटी करीब 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 आपका जो है ना वही 2345 साल के आसपास आएगा। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की घटना है करीब करीब 4500 साल पहले हुई थी, लगभग है वही, आप देख लेना। अब ये कोई घटना जैसे मान लो, अगर दूसरा देख लो कि 500 ईस्वी में हुई, तो कब हुई होगी? मान लो कि हम कहें कि भाई किसी का जन्म 500 ईस्वी में हुआ, तो यह घटना कब की है? 2025 चल रहा है, तो यह घटना 1500 साल पुरानी है। तो आप समझ गए होंगे, तो यह आपने जान लिया। दूसरा है काल विभाजन। भाई काल विभाजन जो है, देखो इतिहास को मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में आप जो है, जब इतिहास का जब आप एनसीईआरटी में भी ऐसा ही है दिया है, लेकिन जब आप होलिस्टिक मैनर में पढ़ते हैं तो आप एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड भी पढ़ते हैं। तो आरंभिक मानव ये प्राचीन इतिहास में आपको देखने के मिलेगा, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक युग, और इस प्राचीन इतिहास के बाद फिर जो है जैसे आप ये देख लीजिए, उसके बाद मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं, 10 से ज्यादा चैप्टर हैं इसमें, बड़े बड़े मेजर चैप्टर हैं। सबसे पहले तो यही आ जाएगा कि भाई जो है आरंभिक मानव, है ना, फिर वैदिक पीरियड आ जाएगा, फिर जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन आ जाएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद जो है मॉडर्न पीरियड आ जाएगा, पोस्ट मॉडर्न पीरियड आ जाएगा, गुप्ता पीरियड आ जाएगा, पोस्ट गुप्ता पीरियड आ जाएगा, तो अलग चीज है। इसी तरह मध्य इतिहास तो राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, ठीक है। फिर आधुनिक इतिहास में देखोगे तो ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम, और ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये काल विभाजन है, वो अपने अपने हिसाब से जो है कर लिया जाता है। तो आप समझ गए कि जो है यहां पर आप देखिए कि क्या का मतलब, जो हम यहां पर एक शब्द जो है, 1 मिनट, चलो यहां पर नहीं है, यहां पर देख लो। तो क्या अब आता है नंबर कब, और फिर आता है कहां, है ना, कहां। तो हमने क्या क्या बताया आपको, 2 चीजें बता दी हमने, कब के भी बारे में जानकारी दी, ठीक है, क्या के भी बारे में आपको जानकारी दी कि क्या से हम क्या क्या समझ पाएंगे, जान पाएंगे। इसके साथ साथ इतिहास में हम मुख्य तौर से ये जानने का भी प्रयास करते हैं कि भाई कैसे और क्या मतलब क्या लोग खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, कब यहां जो है आपको तिथियों से लेकर के लेना देना है। अब आती है बात कहां पे, तो कहां की जानकारी महत्वपूर्ण है। तो इतिहास में भाई स्थान जो है, स्थान का बहुत महत्व है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां यह तय करती हैं कि लोग कहां और कैसे रहेंगे। भाई इतिहास में स्थान का बहुत महत्व है, क्योंकि आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, ये कैसे मैटर करेगा, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां निर्धारित करेंगी। एक उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। साउथ इंडियन लोगों को आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो है लुंगी में रहते हैं, और फिर आया लुंगी डांस, याद है, लुंगी में रहते हैं। आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में सामान्यतया लोग लुंगी तो नहीं पहनते हैं, वो जो है अपना पैंट शर्ट, ये जो फॉर्मल, इसे पहनते हैं। आखिर क्या वजह है एक ही देश में? आप देखोगे कि आप चले जाओ कश्मीर वाले रीजन पे, तो वहां पर लोग क्या पहनते हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, या फिर राजस्थान वाले एरिया जो है, पश्चिम गुजरात वाले एरिया में चले जाओ, पश्चिम भारत में, आप देखोगे लोगों का खान पान, लोगों का रहन सहन, लोगों का पहनावा, ये अलग अलग होगा। आपने कभी सोचा कि इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन है भौगोलिक परिस्थितियां। भौगोलिक परिस्थितियां ही तय करती हैं कि लोग कहां कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। अब कैसे? अब जैसे कि एक उदाहरण मैंने आपको वही लुंगी वाला बताया, तो देखो भाई वहां पर जो है ना ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है साउथ इंडिया में, और जब ह्यूमिडिटी बहुत होती है तो आपको ढीले ढाले कपड़े चाहिए। क्यों? अगर आप बहुत जो है टाइट कपड़े पहन लेंगे तो आपने देखा होगा कि जो है कई प्रकार की, जैसे चेहरे पे या फिर जो है बॉडी पे रेसेस वगैरह आ जाते हैं। जैसे सामान्यतः आप उत्तर भारत में, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में रहते होंगे, तो जब हमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो आप जो है देखते होंगे कि आप भी ढीले ढाले कपड़े पहनने का प्रयास करते हैं। अगर बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं तो रेसेस वगैरह आ जाते हैं।
तो बताओ, भौगोलिक परिस्थितियां इन्होंने तय किया ना कि आप लुंगी पहनोगे कि या कैसा कपड़ा पहनोगे। आप कश्मीर में चले जाओगे तो उनके मोटे उलन कपड़े पहन रहे हैं वो, उसकी भी वजह है क्योंकि वहां ठंड प्रदेश है, ठंडी हो रही है। खाने का भी आप देखोगे, जैसे कि हमारा देश ही एक्चुअल में जो है ना गुलाम हुआ सिर्फ मसालों के चक्कर में। अब भाई मसाले कौन लेने आएंगे, मसाले ज्यादा कौन खाएंगे अपने आप को गर्म रखने के लिए, ठंड प्रदेशों के लोग। और वो आए, उनको अच्छा लग गया, इसी का वो जो है व्यापार करने लगे, और उन्हें लगेगा कि यार अब तो जो है हमें बहुत बड़ी चीज हाथ लग गई है, तो हम गुलाम भी हो गए। तो ये सारी चीजें कहां कंज्यूम क्या की जाएंगी, ये भी भौगोलिक परिस्थितियां ही निर्धारित करती हैं। अब भाई आप देखो, इनिशियल फेज में लोग कहां बसेंगे। अगर लोगों को बुनियादी चीजें मैं आपको कहूं कि मान लो एकदम जमीन सॉरी जो है एकदम मानव सभ्यता का ही जो है इनिशिएशन है, स्टार्टिंग ही हुई है, तो भाई लोग कहां बसेंगे। तो उनको बेसिकली क्या चाहिए, पीने के लिए पानी और खाने के लिए कुछ भी। अब भाई इतना विकसित नहीं हुआ है, मानव सभ्यता का इमरजेंसी हुआ है। तो अभी धीरे धीरे आप जो है वही हंटिंग शिकारी उकारी बनोगे, ठीक है, लेकिन पीने के लिए बेसिकली पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो आप अपना घर जब थोड़ा बहुत आप में समझ विकसित होगी, तो आप क्या करोगे कि आप नदियों के किनारे अपना बसेरा बनाओगे। और यही वजह है कि आप देखोगे कि जितनी भी सभ्यताएं, चाहे वांगहो नदी की हो, चाहे सिंधु नदी की हो, या नील नदी की हो, या पीली नदी की हो, कोई भी सभ्यता जो पुरानी से पुरानी सभ्यता है वो आपको नदियों के किनारे मिलेगी। कहां मिलेगी, नदियों के किनारे मिलेगी। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, ये सारी चीज आप देखोगे कि बसावट वहीं जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तो गंगा और उसकी सहायक नदियां, नदियों के किनारे आप देखोगे जितने भी महाजनपद, 16 महाजनपदों में लगभग लगभग आपको यहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि पानी आसानी से मिल जाएगा, भूमि उर्वर है। तो कुछ भी अगर ये सीख गए हैं बोना होना, थोड़ा बहुत जो है जानकारी हो गई है अन्न के बारे में, तो अगर ये बिखरा भी देंगे तो आसानी से जो है गेहूं चावल हो जाएगा, धान हो जाएगा, उसको कंज्यूम कर लेंगे, तो इजियरनेस ढूंढेंगे। दूसरा, और आपको कहां चीजें खाने योग्य मिल जाएंगी, पहाड़ों में, जंगलों में। जंगलों में भाई बहुत सारी चीजें जो है, तो आपको जंगलों में भाई शिकार भी आप कर सकोगे, ठीक है। तो पहाड़ों में और जंगलों में लोग रहेंगे, क्यों, आसानी से भाई जो है वहां जानवर मिल जाएंगे, आप हंट कर सकोगे, ठीक है। आप वहां कंदमूल जड़ें पत्ते खा सकोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप वहां अपना बसेरा बनाओगे। इसके साथ साथ जो है फिर धीरे धीरे जैसे विकास होता जाएगा, तो समझ विकसित होगी, और फिर आप मंदिर मस्जिद और इसमें जो है फंस जाओगे। साथ में समुद्र तट और व्यापारिक बंदरगाह। तो जब और इकोनॉमी विकसित होगी, तो अब आप जो है कॉमर्शलाइज्ड बनोगे, सिविलाइज्ड बनोगे। तो अब प्रयास करोगे, और यही वजह आप देखो कि समुद्री किनारों पर बसे जो है शहर व्यापार के सेंटर हो जाएंगे। और यही सेंटर चाहे कांचीपुरम हो, या पुरी हो, या कोचीन हो, या मुंबई हो, तमिलनाडु मसूलीपट्टनम हो, अब देखोगे कि ये सारे जो बड़े बड़े जो महानगर हैं वो आपको समुद्र के किनारे ही मिलेंगे, क्योंकि व्यापार का सेंटर है ना भाई। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में भाई राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेशों में कई जो है ऐतिहासिक राज्य थे, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, जैसलमेर वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजें, तो आपने ये जाना यहां पर। अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि लोग कहां रहते थे, क्या रहते थे, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ओवरव्यू के बाद तो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई लोग कहां रहते थे, कैसे इसमें क्या होता था, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आता है नंबर आपका कि कैसे, भाई हमें ये जानकारी कैसे मिली। तो इतिहास की जानकारी हमें अलग अलग स्रोतों से मिलती है। लिखित स्रोत, जैसे पुराने समय में लोग विभिन्न सामग्रियों पर लिखते थे, जैसे कि भाई लिखने के लिए कागज कलम किताब तो आज के जैसे था नहीं, तो जो ताड़ के पत्ते होते थे, पेड़ों की सूखी पत्तियां होती थी, उस पे लिखते थे। भोजपत्र एक विशेष प्रकार की छाल होती थी बेटा, उस पे लोग लिखते थे। ताम्रपत्र, तांबे की प्लेट पे जो है लेखन किया जाता था। कुछ जो है धार्मिक ग्रंथ भी लिखे गए, जैसे वेद पुराण, रामायण, महाभारत, जैन और बौद्धों के कुछ ग्रंथ हैं। राजकीय शिलालेख और अभिलेख भी जो है, जैसे अशोक के अभिलेख शिलालेख मिलेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है सिक्के वगैरह मिलेंगे। साथ ही साथ इसके बाद जो है कुछ पुरातात्विक स्रोतों की भी बारे में जानकारी मिलेगी। अब जैसे प्राचीन काल की खुदाई से हमें जो है ना, जो इतिहास को समझने में जो है मदद करती है, कुछ जो है पुरातात्विक स्रोत मिलेंगे, जैसे सिक्के हो गए,
और सिक्के हमें जो है शासकों और उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी देंगे। पुराने औजार हो गए जैसे तीर, भाले, कुल्हाड़ी, मृदभांड, ये सारी चीजें हो गई। महल, किले और मंदिर, इनके अवशेष हमें जो है उस समय की स्थापत्य कला और रहन सहन की जानकारी देंगे। वहीं मौखिक स्रोतों की भी बारे में जो है थोड़ा जानकारी, कि इनसे भी हम इतिहास के बारे में जान पाते हैं कि पुराने समय में इतिहास को लिपिबद्ध करने से पहले लोग कहानियों में, इसको गीतों में और लोक कथाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे बढ़ाते थे, क्योंकि लिखने के लिए ऐसा उनके पास कोई सामान नहीं था। तो जब लिखने के लिए चीजें नहीं थी तो मौखिक स्रोत के तौर पे जो है कि मैंने जो है अपने बच्चे को सुनाया, मेरा बच्चा अपने बच्चे को, और अपना बच्चा उसका बच्चा उसके बच्चे को। तो ये कहानी आप देखोगे कि हमारे लोक गीतों, नृत्यों, परंपराओं में भी जो है आज भी जीवित है। आप इसे देख सकते हो प्रॉपरली। फिर आता है इतिहासकार और जो है पुरातत्वविद का रोल। तो इतिहासकार जो है कौन होते हैं भाई? ये वो विद्वान होते हैं जो लिखे स्रोतों और अन्य प्रमाणों के आधार पर अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब पुरातत्वविद जो है वो साइंटिस्ट होते हैं जो खुदाई करके पुरानी वस्तुओं और स्थलों का जो है अध्ययन करते हैं। तो इतिहास की ये जो है प्रमुख क्या है, विशेषताएं हैं। अब भाई इतिहास हमेशा देखो प्रमाणों के आधार पर होता है। इतिहास केवल राजाओं, युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि आम लोगों के जीवन को भी क्या करता है, ये दर्शाता है। इतिहास में समय के साथ हुए बदलावों का भी अध्ययन किया जाता है, और इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज और संस्कृति क्या होगी भाई, कैसे विकसित होगी। इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है कि ये हमारे जो है ये हमारे अतीत को जोड़ता है, भविष्य को बेहतर बनाने की सीख देता है। और इतिहास को समझने के लिए हमें लिखित, पुरातात्विक, मौखिक जो है स्रोतों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। समाज और सभ्यताओं के विकास की कहानी हमें नदियां, पहाड़, व्यापारिक केंद्र, अन्य स्थानों पर जानकारी मिलती है। तो ये बेसिकली क्या था भाई, कि आपने ये देखा कि एक ओवरव्यू था। अब हम अपने जो है टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे पता लगाएं। तो पहले तो ये रसीदा से सवाल है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही है और अचानक उसकी निगाह एक जो है सुर्खी पर, सुर्खी का मतलब जो है मतलब एक जो है पॉइंटर है, तो उस पर पड़ती है और देखती है कि 100 साल पहले वह सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता था कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। रसीदा के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है अखबार पढ़ते पढ़ते कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ था। भाई कुछ तो इसको जानने के लिए जो है क्या होना चाहिए, कुछ तो तरीका होना चाहिए। तो उसी के लिए फिर जो है आगे यहां पर बात आती है, वही उसी के बारे में जो है मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे जानकारी मिलेगी। तो इतिहास के जानने के स्रोतों के बारे में मैंने डिस्कस किया। अब कैसे पता लगाएं कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तो तुम रेडियो में सुन सकते हो, कि टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, और किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की जानकारी स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। देखो ये सिर्फ कहानी बता रहा है, यहां से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ये कहानी जरा दरअसल इस वजह से बता रहा है, 6th क्लास के बच्चे की एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कहानी बताई जा रही। ठीक है, इसके बाद हमें अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि भी अतीत के बारे में हमें जानकारी कहां कहां से मिलती है। अतीत में जो है कैसे जान सकते हैं, लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के जो है काम करते थे। लोग आखेटक थे, ठीक है, आखेटक हंटर थे, हंटिंग करते थे, ठीक है, शिकारी थे, पशुपालक, कृषक, शासक, ये जो वैज्ञानिक, ये सारी चीजें जो है वही। अब लोग कहां रहते थे, तो सबसे पहले हम एक जो है यहां पर देखो कि लोग कहां रहते थे। तो मानचित्र एक निकालते हैं और उसमें कहा गया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, और कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे, और यहां रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुशल संग्राहक थे, जो कि आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, और अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को मार करके उनका शिकार भी करते थे। तो चलो तुमको हम ले चलते हैं यहां पर। ये आप मैप देख रहे होंगे, और देखो कि यहां पर जो है नर्मदा नदी क्या कहां पर है। ये देखो ये नर्मदा नदी है, और यहीं पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो है मानव सभ्यता का जो है भारत में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ये जो नर्मदा नदी, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है बेटा। यहां बहुत कई लाख साल पहले यहां लोग रह रहे थे, और यहां के लोग जो है ना बहुत जबरदस्त एक कुशल हंटर थे, कुशल संग्राहक थे।
ये लोग जो है भोजन, जड़, फलें, जंगल के उत्पादों पर अपना जीवन जो है इनका जीवन निर्भर था। और ये लोग जो है जानवरों पर निर्भर थे, जानवरों का शिकार करते थे और उन्हीं का अपना निवाला बनाते थे। इसके बाद आप देखोगे कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, तो चलो इसी में आ जाओ कि आप ये देख रहे होंगे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बारे में। अब कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यानी वेरी फर्स्ट टाइम आप अगर देखोगे तो यही सुलेमान और किरथन की यही वाला क्षेत्र है कि सबसे पहले मानव जो है अनाज क्या करता है, उगाता है। और जब आप बताओ, बड़ा सिंपल सा बात है कि ये लोग क्या करेंगे कि फसल उगाना शुरू करेंगे। तो भाई फसल उगाना शुरू करेंगे तो ये फिर जो है पशुपालन भी तो शुरू करेंगे, तो भेड़, बकरी, गाय, ये पशुओं को भी पालना शुरू करेंगे। अब धीरे धीरे जो है विकास होता जाएगा तो ये जो है गांव में रहने लगेंगे, अपना घर बनाने लगेंगे, पास पास तो गांव बनेंगे, तो गांव में रहने लगेंगे। इसके साथ साथ हम चलो उत्तर पूर्व में चलते हैं, गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ, और यहां पर जो है कृषि का विकास होता है। ये ऐसे ही क्षेत्र हैं जहां पर सबसे पहले चावल उपजाया जाता है, और वे स्थान विंध्य के उत्तर में था। चलो थोड़ा सा इस पे देखो आप, ये आपको गारो की पहाड़ी हो गई, ठीक है, और यहां पर ये विंध्य की पहाड़ी आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी क्या है, विंध्य की पहाड़ी है। ये वही क्षेत्र है जहां सबसे पहले लोग जो है चावल उगाना शुरू करते हैं। तो जैसे उत्तर पश्चिम में भाई सुलेमान और किरथन की पहाड़ियां, जो कि पाक अफगानिस्तान, ये वाला रीजन आपका पाक अफगानिस्तान वाला एरिया है। तो इस स्थान पर यानी 8000 वर्ष, ये 8 नहीं है, 8000 वर्ष पूर्व जो है स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ, चावल को उगाना शुरू किया। ये भेड़ बकरी जो है बैलों को अपना पालतू बनाया और ये गांव में रहने लगी। ये शॉर्ट नोट्स में चीजें मिल भी जाएंगी। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि भाई उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियों का, तो ये जो गारो असम जो विंध्य पहाड़ियां हैं ये मध्य प्रदेश, और यहां पर जो है कृषि का विकास होता है। और वेरी फर्स्ट टाइम जो चावल है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो यहीं पर जो है उगाया जाता है, चावल, ध्यान रखना, वेरी फर्स्ट टाइम। इसके बाद आगे कहानी बढ़ती है और इसी में चलते हैं कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। देखो कह रहा है कि सिंधु, तो जरा देखो कि आपकी सिंधु है, मैं आपको इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, और देखो यहां पे कुछ सहायक नदियां देखने को मिल रही हैं। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये देख पा रहे हैं। तो ये जो है ना करीब 4700 साल पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया हड़प्पा का टाइम पीरियड याद करो, तो पूर्व आरंभिक जो है एक नगर फलता फूलता है जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यहां पर जो है करीब करीब आज से 4500 साल पहले एक सभ्यता का विकास होता है। इसके बाद धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ेंगी और जो है मध्य भारत की ओर आएंगी, और फिर मध्य भारत में आपको जो सोन और गंगा नदी वाला ये जो क्षेत्र है, सोन और गंगा वाला, यहां पर भी क्या होगा, विकास होगा। वही यहां पर कहा जा रहा है कि भाई जो आपकी सिंधु और सहायक नदियां हैं, तो भाई ये सहायक नदियां, अब सहायक नदियां भी बता रहा है कि सहायक नदियां क्या होती हैं। तो एक नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उन्हीं नदियों को हम क्या कहते हैं, सहायक नदियां कहते हैं, जो कि ये जाके फिर बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो लगभग करीब जो है 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर, वेरी फर्स्ट टाइम नगर, ठीक है, तो आरंभिक नगर फलते फूलते हैं। इसके बाद गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ लगभग 2500 साल पहले। आप हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करोगे तो हड़प्पा सभ्यता कब आती है, हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड होता है वो 2350 से 1750 बीसी के आसपास, करीब 4700-4500 साल पहले। इसके बाद धीरे धीरे ये मध्य भारत में जो है बसावट चालू होगी और उसका टाइम पीरियड 2500 साल पहले के आसपास माना जाता है। गंगा और उसकी सहायक जो नदियां, जैसे सोन नदी, इसका पता लगाना है। और गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में जो है मगध, जो कि वर्तमान में जो है बिहार में जो वाला एरिया है, मगध बहुत बड़ा जो है साम्राज्य था।
तो ये आज जो आप बिहार देख रहे हैं, इस मतलब ये बहुत उत्तर प्रदेश जो आज देख रहे हैं उसमें भी फैला हुआ था। तो जो वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है, इसके शासक जो है मगध के बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में भी जो है ऐसे राज्यों की क्या हुई, स्थापना करी गई थी कि अलग अलग राज्यों में जो मगध जैसे राज्य है, जैसे 16 महाजनपद देखने को मिलेंगे, तो यहां पर जो है देखने को चीजें आएंगी। साथ ही साथ आगे देखेंगे कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों को जो है कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। मतलब यहां पर दरअसल ये कहा जा रहा है कि लोग जो है क्या करते थे कि यात्राएं करते थे, क्योंकि व्यापार वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जो है चीजें भेजनी होती थी। तो आज जैसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता था, तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता था, प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, तो जो यात्राएं थी वो काफी चैलेंजिंग हुआ करती थी। उसी के बारे में यहां पर थोड़ा सा डिस्कस किया जा रहा है। साथ में हमारे देश के नाम को लेकर के आगे की, भाई देश का नाम कैसे हमारा भारत पड़ता है, इंडिया पड़ता है, क्या है, जरा इसकी कहानी थोड़ा सा देख लो जरा। कि देश का नाम देखो, अपने देश के लिए हम प्रायः भारत के संविधान में इंडिया दैट इज भारत की बात कही गई है, इंडिया दैट इज भारत। अब जो ये इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द है, ये शब्द इंडस से निकला है। किससे बेटा? इंडस से निकला है। और इसे संस्कृत में जो है सिंधु कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सिंधु कहा जाता है। ये अरेबियन लोग सा का सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, तो सा को ये जो है ना हा बोलते थे, सा को हा। ठीक है, तो यहां पर जो है आप देखोगे कि ईरान और यूनान का पता लगाओ, जो कि उसी में है, और कहा जा रहा है कि लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ये जो ईरानी और यूनानी सिंधु को, यानी सा का प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हैं? हा। तो सिंधु को ये हिंदोस कह रहे हैं, और हिंदोस या फिर जो है इंदोस। और इसी नदी के पूर्व में जो लोग रहते थे, पूर्व में जो स्थित थे, तो उनको जो है यही हिंदोस भूमि प्रदेश किया, फिर जो है इंडिया कहा जाने लगा, या उसके लोग। भाई सा को जो सिंधु से पूरब थे, भाई मान लो ये सिंधु नदी है, देखो इधर। अब ये लोग सही से इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, ये सिंधु नदी है, तो ये तो पूरब वाला हुआ ना, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। भाई ये सा का सही से प्रोनाउंसिएशन, सा का प्रोनाउंसिएशन हा पे करते हैं, सा का प्रोनाउंसिएशन हा पे करते हैं, तो सिंधु को ये हिंदोस कहा जाने लगा, और वहीं से जो है ना ये फिर इंडिया शब्द आता है। क्या आता है? इंडिया आता है। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया, ये भी आपने जान लिया, एक इसे देख लिया, तो ये भी आपने जान लिया। अब भारत का नाम जो है प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग जो है 3500 वर्ष पुरानी है, और इसकी एक कृति है ऋग्वेद, और उसमें भी जो है इसका प्रयोग मतलब देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें। अब जो है अतीत के बारे में आप कैसे जाने, कि हमें अतीत के बारे में, हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जानेंगे? तो पास्ट के बारे में जानने के लिए भी मैंने आपसे बताया कि आप किन किन कैसे चीज, जैसे कि पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपियों की भी बारे में मैंने डिस्कस करी थी कि भाई पांडुलिपि जो है ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी, और जैसे कि जो ताड़ के पत्ते हैं, जो भोज पत्ते हैं, उनसे उन पे लिख दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि अंग्रेजी में इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया, और लैटिन शब्द में मेन्यू जिसका अर्थ होता है हाथ। ठीक है, तो इन पांडुलिपियों में जो है ना क्या है कि इन पांडुलिपियों को मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया, और वही यहां पर कहा गया है कि भाई अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढें, पढ़ें, और ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इनको पांडुलिपि कहा गया। मैन्युस्क्रिप्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मेन्यू का मतलब जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब ही हाथ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मेन्यू का हाथ, और इससे हाथ से निकला, यानी पांडुलिपियां जो ताड़ पत्तों में हिमालय क्षेत्र में जो उगने वाला जो भोजपत्र हुआ करता था, उसकी छाल से एक विशेष प्रकार से जो है तैयार किया जाता था, और उसी पर लिखा जाता था। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है प्रॉपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया। इसके साथ साथ जो है कुछ और चीजें हैं। अब जैसे दूसरा चैप्टर तो आज नहीं हम करेंगे,
इन सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं। एक काम करेंगे कि कल से थोड़ा सा और चीजें बेहतर, जैसे कि मैं तिथि और इतिहास के बारे में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि तिथियों का मतलब क्या है, और मैंने जो है आपसे बिफोर क्राइस्ट के बारे में, जो ईसा पूर्व है, और इसको जो है ना वही ईसा मसीह के जन्म वाली कहानी है यहाँ पर दरअसल बताई गई है। तो ये आपका जो चैप्टर होता है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, तो ये ठीक है, चीजें हो ही गई। ठीक है, और ये मैं मान के चलता हूं कि यहां तक किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। तो ये क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हम जल्दी। थैंक यू, फिर मिलेंगे।